महाराष्ट्र का कनेक्शन और महाराष्ट्र की महाजीत बाजार के लिए क्या मायने रखती है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। दीपन जी, आपका व्यू ये है कि अभी भी मार्केट में शायद करेक्शन बाकी है, लेकिन अगर ऐसा है तो तेज़ी में कहाँ से निकले, मतलब कौन से स्टॉक्स होंगे, क्योंकि हमको दोनों साइड की चीज़ें कवर करनी चाहिए ना। अगर मंडे को एक बड़ा गैप अप तो होगा, तो वहाँ पर अगर जो लोग फंसे हैं वो कहाँ से निकलें फिर? On the selling side, you mean to say? सेलिंग साइड मतलब कहाँ पर आप गैप अप में कहेंगे कि चलिए ठीक है, अब मैं अपने लॉसेस बुक कर लेता हूँ, या प्रॉफिट अगर छोटा मोटा आ रहा है तो ले लेता हूँ? नहीं, देखिए, आई थिंक दैट ब्रॉडली जैसे मैंने कहा कि अगर गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर को है थोड़ा कैश में चला जाना चाहिए इफ़ दे आर नॉट ऑलरेडी इन कैश। और जो सेक्टर्स है, आई थिंक बाय एंड लार्ज काफ़ी सेक्टर्स में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स आए हैं, जैसे कि लार्ज कैप आईटी है, सीमेंट है, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल्स है, टू एन एक्सटेंट इवन सम ऑफ दी बिल्डिंग प्रोडक्ट कंपनी जैसे कि एशियन पेंट्स है, एस्ट्रल पॉली है। So down the line, as you go, you will see that there are hardly any performing sectors. There are in fact many non-performing sectors. So depending upon your portfolio, depending upon which stocks you're overweight in, certainly आप अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की कर सकते हैं। और अगर आप लेवरेज है तो डेफिनेटली आई थिंक ये मार्केट में लेवरेज तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। द मेन रीज़न क्यों हम मार्केट पे थोड़ा कॉशियस है, उसकी वजह यह है कि अर्निंग्स थोड़ा हम देख रहे हैं, और दूसरी हाल वैल्यूएशंस भी अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है। नाउ पीस कैन ओनली एक्सपैंड, यानी कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल तब एक्सपैंड होता है जब ये अर्निंग्स की ग्रोथ बढ़ जाती है या उसकी उम्मीद बढ़ जाती है, या फिर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। लेकिन जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का रीडिंग आया, देयर इज नो स्कोप फॉर आरबीआई टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स फॉर सेवरल मंथ्स। और जो अर्निंग्स ग्रोथ है, अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन भी है, अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन भी है जो ग्रोथ की, दैट ऑल्सो हैज बिकम सबड्यूड एंड लोअर। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू पी एक्सपैंड नहीं हो सकता है। और अगर पी एक्सपैंड हो जा नहीं हो सकता है, देन मार्केट कैन नॉट मूव अप फ्रॉम दीज लेवल्स। दैट्स द मेन रीजन फॉर बीइंग कॉशियस। क्योंकि अगर आप देखेंगे व्हेन यू गो डाउन द लाइन, लुक एट गुड क्वालिटी कंपनीज, दे आर स्टिल ट्रेडिंग, उनकी अभी भी वैल्यूएशन 60-70 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स है। शायद ये मार्केट की घटाव के बाद 55-50 टाइम्स हो गई है। फिर भी जो प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ है, मोर देन 3 टाइम्स। बिल्कुल समझ गया इसके आपकी बात को। अच्छा, गौतम जी, अर्निंग्स वीक रही हैं, लेकिन इस अर्निंग्स के वीकनेस में सबसे बड़ा इम्पैक्ट एफएमसीजी कंजम्पशन उस साइड का रहा है। एक मार्केट में थ्योरी ये है कि अब अगर कैपेक्स पुश होगा सेकंड हाफ में, आरबीआई भी कॉन्फिडेंट है, उनको समहाउ लगता है कि नहीं, ये वाला अर्निंग्स सीजन एबरेशन था, आगे जाके अर्निंग्स आगे अच्छी आएंगी, इस वजह से उनको शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो क्या मार्केट एज अ फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म, क्या मार्केट एक रैली की शुरुआत नहीं करेगा? क्या इसका किसकी एक प्रोबेबिलिटी नहीं है क्या? प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है अनुज। इसके लिए क्या होगा कि मंथली इंडिकेटर्स आपको देखते रहने होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो आते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स के पहले काफी सारा डेटा आता है। ऑटो मंथली सेल्स, पावर डिमांड, फ्यूल डिमांड, पीएमआई डेटा ऑन मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, आपको कई सारे संकेत मिलते हैं। और आजकल इतने चैनल चेक्स होते हैं हर सेक्टर पे, बिकॉज इन्वेरिएबली हर क्वार्टर के बीच में 5 या 6 ब्रोकर कॉन्फ्रेंसेस होती है, जहाँ पे 100-150 कॉर्पोरेट्स हर कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं। काफी एक सेंस आ जाता है कि क्वार्टर किस तरह मूव कर रहा है। तो अगर वो एक सेंस बाजार को मिलता है कि अर्निंग्स यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम आउट हो गई है और इंक्रीमेंटली यहाँ से इंप्रूव होगी, तो बाजार डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। जहां तक थोड़ा, had हाँ। zero growth. In second half, we are expecting 9% growth, right? Similarly, for Nifty, first half we had 4% growth. We are expecting 7% growth in second half. लेकिन कई सारा aberration जो है ये commodities के वजह से आया है, metals and oil and gas, क्योंकि वहां पे commodity के भाव नीचे थे, जिन्होंने earnings को drag किया है। अगर यही चीज मैं बिना commodities के देखता हूँ, तो फर्स्ट हाफ में जो मेरा कवरेज यूनिवर्स का ग्रोथ 0 है, वो 13 हो जाता है, और सेकंड हाफ में भी 13 ही रह रहा है। Similarly, for Nifty X commodities, first half is 12% and next half is also 10%. तो दोनों तरीके से इसको आप देख सकते हैं। कमोडिटीज हटाए तो आपको लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा स्लो डाउन नहीं था अर्निंग्स में फर्स्ट हाफ में, बट एट द सेम टाइम ये भी दिखेगा कि सेकंड हाफ में भी फिर वहां से बहुत ज्यादा पिकअप नहीं है, राइट? तो मेरे को लगता है ये बाजार अब काफी नैरो होगा और बॉटम्स अप बहुत मैटर करेगा, राइट? इसलिए आप किस सेक्टर में, किस स्टॉक के अर्निंग्स विजिबिलिटी है, वैल्यूएशन किधर है, इंक्रीमेंटल ट्रेंड्स किधर जा रहे हैं। जैसे हमारी जब बात हुई थी अक्टूबर में, अनुज, मैंने आपको कहा था कि अप्रैल में हमने जब आईटी अंडरवेट था, हमने उसको जुलाई में ओवरवेट किया।
और अक्टूबर में उसको डबल ओवरवेट किया, 8 से 15% हमने आईटी का वेट किया था। इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि टॉप डाउन अर्निंग स्लो डाउन दिख रहा था, बट बॉटम्स ऑफ आईटी आफ्टर 3 इयर्स ऑफ कंसोलिडेशन अर्निंग्स इंप्रूव होते दिख रहा था, स्पेशली मिड कैप अर्निंग्स। इसलिए हमने परसिस्टेंट, कोफोर्ज काफी हाई वेट के साथ डाला था, और लार्ज कैप में हमारे पास एससीएन टेक था। सिमिलरली ऑटो में हमें मंथली नंबर्स मॉडरेट होते हुए दिख रहे थे, तो हमने उसको जुलाई में अंडरवेट कर दिया था 2 साल ओवरवेट रखने के बाद। तो ऑटो में आप देख रहे हैं कि ये साल अर्निंग्स ग्रोथ लेस देन 10% रहेगी, जहां की ऑटो में अगर आप देखें नंबर्स पिछले 3 साल में प्रॉफिट 3 गुना हुआ है। सिर्फ अगर आप निफ्टी के नंबर्स देखते हैं ऑटो के, तो 20,000 का प्रॉफिट 3 साल में 60,000 करोड़ हुआ है। सो सो जो एक टॉप डाउन अगर आप व्यू लेने जाए तो आपको ये दिखेगा कि बाजार यहाँ से अब थोड़ा नैरो हो सकता है, थोड़ा सा मोर डेमोक्रेटिक हो जाएगा। पिछले अर्निंग सीजन तक ये हो रहा था कि अगर आपके नतीजे अच्छे हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा था, और नतीजे खराब है तो बाजार पनिश नहीं कर रहा था। अक्टूबर क्वार्टर के नंबर में आपने देखा कि जहां नंबर्स खराब है बाजार ने आपको पनिश किया, और जहां नंबर्स अच्छे हैं बाजार ने आपको रिवॉर्ड किया, विच इज अ वेरी बिल्कुल, फेयर एंड सेंसिबल मार्केट। एब्सोल्युटली, तो वो एब्सोल्युटली, नहीं आपको फेज बिल्कुल, आता हुआ दिख रहा है अभी कि जहां हाँ, नंबर है और सिर्फ हाँ, नैरेटिव नहीं है, हाँ, वहां पे वैल्यूएशन सस्टेन होगी, बिल्कुल, नहीं, और नहीं, जहां बिल्कुल, केवल नैरेटिव है वहां नहीं सस्टेन होगी। बिल्कुल 100%, ये बात तो खैर मैं आपकी मानता हूँ। बिल्कुल इस बार मार्केट का रिएक्शन कंप्लीटली मैच्योर रहा था। सुशील जी, पीएसयूज, रेलवे, डिफेंस मंडे मॉर्निंग को 10% के गैप अप के बाद भी खरीदेंगे क्या? मैं 10% का गैप अप अज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है कम हो। अनुज, ये गैप अप में खरीदने का साहस मैं कभी नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ही तरीका हमेशा काम आए। हम जनरली ये करते हैं, जब भी बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है, हम घंटे 2 घंटे उसको समय देते हैं, और हो सकता है कि इस गैप अप के बाद 1-2 दिन अगर बाजार में कोई ठंडक आए तो हमको उसमें एंट्री करने में ज्यादा आसान पड़ेगा। मैं ब्रॉड कॉल ये लेना चाहता हूं यहां से कि ये 40-50% टाइप की गेन्स बिल्कुल पॉसिबल है डिफेंस, रेलवे और पीएसयू जैसे स्टॉक्स में। समझिए 15-20 जनवरी तक, 26 जनवरी तक समझिए ये नया इतिहास बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं लगती है। और पीएसयू बैंक्स में 30-40%, साथ में आईटीसी लग जाएगा, उसके 40-50% वाली ब्रैकेट में टाटा मोटर्स लग जाएगा, और ये एफएमसीजी, रिलायंस जुड़ जाएंगे कंज्यूमर नेम्स के साथ 25-30% तक की भी गेन देने में। तो बहुत कुछ इंडेक्स के बाहर है। अनुज, अगर समय है हमारे पास तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बिटकॉइन के बारे में आपको कहनी है। 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स है हमारे पास, बोल दीजिए। अनुज, तो आपको याद हो 2022 में टीवी 18 पे आप, मैंने और सुरभि ने बड़ी बहस की थी 70,000 के लेवल पे, ये 15,000 तक गिर जाएगा। दूसरे लोगों के जबड़े गिर गए थे जमीन पर, और 15,000 पे आपके चैनल पे भी इन पासिंग में बोल के गया था वीरू के सामने कि हमने 1 लाख तक जाना है। तो वो लेवल आ गए हाल ही, इसलिए मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मुझे पैटर्न्स मिल गए हैं। मुझे 2025 में बिटकॉइन की चार्ट को देख के पूरे साल 2025 में फर्स्ट क्वार्टर के बाद पूरे वर्ल्ड के हर एक मार्केट पे बहुत बड़ी सावधानी रखने की जरूरत लगती है। बहुत सीवियर रिस्क ऑफ का एटमॉस्फेयर आ सकता है। और डीपेन की एक बात को मैं ऐड करता हूं कि जो इंटरेस्ट रेट उन्हें घटते हुए नहीं लग रहे हैं, इन्फ्लेशन का प्रेशर बन सकता है। वो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी जो बता रही है ना कि यहां से फट जाएगी ऊपर, मतलब समथिंग कॉन्ट्रा इंट्यूशन मे बी जियोपॉलिटिकल रिस्क्स विल एक्सपैंड डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रंप जीत के आ गया, एंड ही नॉर्मली वो बहुत शांति प्रिय व्यक्ति है। तो 2025 में अगर ये 26-27, साढ़े 26-27 हजार की इंडेक्स का उछाला आता है, तो वहां बहुत सारे स्टॉक्स के लिए लॉन्ग टर्म कॉल लेके लॉन्ग टर्म चार्ट जो कंप्लीट हो रही है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना पड़ सकता है। और लास्ट 3-4 साल के जितने भी एक्सट्रीमली पॉपुलर स्टॉक्स हैं, रेलवे, डिफेंस, जो इजी नो ब्रेनर है, इन सब में से हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म एग्जिट्स भी लेने पड़े इस अगले उछाल में। वो सावधानी रखनी है। मंदी के अंदर में कोई को लगता नहीं कि माल लेना, और जब वो आएगी तेजी जनवरी में, उस टाइम जब आपके साथ चैनल पर डिस्कस होगा कि यहाँ से वापस निफ्टी 21,000 जाएगी, हमारी तो ट्रोलिंग तब भी नक्की है। हम भाग्य में लिखवा के लाए नहीं, ट्रोलिंग। कोई नहीं, ट्रोलिंग से खैर स्ट्रैटेजी नहीं बदली जाती। थैंक यू सो मच सुशील जी, थैंक यू सो मच गौतम जी, थैंक यू सो मच दीपन जी। आज आपने सैटरडे को हमारे लिए समय निकाला और इतने शानदार पॉइंट्स हमारे सामने रेज किए, और ऑब्वियसली थोड़ा सा एक काफ़ी आई वुड से कि एक मैच्योरिटी के साथ आपने बताया इस मार्केट में कि आगे क्या करना है यहाँ पर, और हमारे दर्शकों को आई एम श्योर उसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए, अब जो होगा वो तो मंडे मॉर्निंग को 9:15 बजे ही पता चलेगा, लेकिन आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। बेयर मार्केट ख़त्म हो रही है इंडिया में,
क्योंकि ये एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी। मार्केट ने एक ख़राब खबर के साथ बॉटम बनाया थर्सडे को, वो जो अदानी वाली खबर थी, जो हम लोग सब कंफ्यूज थे कि मार्केट क्यों गिर रहा था। थर्सडे को हमको उसका आंसर मिल गया था। वहाँ पर मार्केट ने एक वापसी की और अब यहाँ पर मार्केट को एक बेस्ट केस आउटकम मिला है नई तेज़ी की शुरुआत करने के लिए। शुक्रवार को मार्केट इसी चीज़ की उम्मीद कर रहा था। जो शुक्रवार को सेकेंड हाफ में रैली आई थी वो यही बता रही थी। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसका मतलब तो ऑलरेडी मार्केट को पता था, तो अब मार्केट मंडे को रिएक्ट करेगा? जी नहीं। देखिए, फ्राइडे को बहुत लोगों की हिम्मत नहीं हुई होगी लेने की। मंडे को बड़ा गैप अप होगा। हम 24,500 के ऊपर खुलेंगे। हो सकता है 24,800 तक भी पहुंच जाए निफ्टी पर, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 500 से 800 पॉइंट के गैप अप पर भी आपको लेना है या नहीं लेना है। उसमें आपको अगर ये कॉन्फिडेंस है कि मार्केट का बॉटम बन चुका है और अब यहाँ से मार्केट वापस ऑल टाइम हाई पर खुलेगा, तो मार्केट में उसके बाद भी बहुत स्पेस है, ठीक है। और फ्राइडे को हमने एक व्यू लिया था कि थर्सडे से व्यू था कि अब मार्केट में लॉन्ग का टाइम है, और फ्राइडे को ये भी बात हुई थी कि हेज के साथ थोड़ा कैरी करिए इस मार्केट में। उसके बाद इस मार्केट में हर डिप पर बाय करिए 23,800 के स्टॉप लॉस के साथ। इस मार्केट में अब शॉर्ट करना भूल जाइए आप। और एक और चीज़, इस मार्केट में अब क्या चलेगा? PSU स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, EMS स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, जितने भी जो कैपेक्स स्टॉक्स थे, जो मोदी फैक्टर वाले स्टॉक्स थे ना, जो चलना बंद हो गए थे, अब उन सब की वापसी होगी बेसिकली इस मार्केट में। और एक क्लासिकल थ्योरी जो होती है कि मार्केट एक ख़राब खबर के साथ बॉटम बना है, इसमें एक चीज़ जोड़ देता हूँ। बहुत लोग कहेंगे लेकिन हम गिरे थे अर्निंग्स की वजह से। अर्निंग्स क्यों ख़राब हुई थी? अर्निंग्स ख़राब इसलिए हुई थी कि गवर्नमेंट कैपेक्स बहुत कम हो गया था, और वो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का था। वो आउट द वे है, अब आउट ऑफ द वे है वो। अब 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन का जो परिणाम था ना, वो एक एज एन एबरेशन देखा जाएगा। एक चीज़ क्लियर है कि वो जो मोदी मैजिक है वो इंटैक्ट है। मार्केट को वही सुनना था और अब वो उसकी कंफर्मेशन मिली है। हरियाणा में मिली थी कुछ हद तक, लेकिन हरियाणा छोटा स्टेट था। ये मैसिव भारत का आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। यूपी तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन महाराष्ट्र और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। महाराष्ट्र में इस तरीके के नंबर्स लाना मतलब आउट ऑफ द वे। रूरल महाराष्ट्र में, अर्बन महाराष्ट्र में, हर जगह ऐसे नंबर्स लाना बहुत बड़ा पॉजिटिव है। राइट, तो आपने मोदी मैजिक की बात की, तो क्या ये मैजिक FIIs को भी अट्रैक्ट करेगा? FII DIs की पोजीशनिंग की बात करें तो वो क्या रह सकती है? देखिए, पहली बात तो फ्राइडे को FIIs की सेलिंग ऑलरेडी काफ़ी कम हो गई। 1200 करोड़ की सेलिंग हुई है FIIs की, जबकि DIs ने 1700 करोड़ के करीब बाय किया है। उससे पहले आप 5-5 हज़ार करोड़ की सेलिंग देख रहे थे। तो कुछ हद तक तो फ्राइडे को ये आई थिंक क्लियर हो गया था थोड़ा सा कि FIIs की तरफ से भी नंबर आ रहे हैं। अब पिछले 38 दिनों में जो हुआ एक्चुअली उसको भूल जाइए। लॉन्ग शॉट वाला एक ग्राफिक दिखा दीजिए। इसके बाद इंडेक्स में जो लॉन्ग शॉट में बदलाव हुए हैं फ्राइडे को, उस पर आ जाइए। अब आप क्लाइंट्स ने 56,000 लॉन्ग काटे। देखिए, यही होता है, जो वीक हैंड्स होते हैं ना, वो तेज़ी में लॉन्ग काट लेते हैं। FIIs ने शॉर्ट काटे हैं और लॉन्ग ऐड करें। 29,000 लॉन्ग ऐड करें, 17,000 शॉर्ट कट करें उन्होंने। ये सेंस थी उनको, उन्होंने बहुत पैसा बनाया शॉर्टिंग कर करके। फ्राइडे को उन्होंने ना सिर्फ शॉर्ट काटे बल्कि लॉन्ग करें। अब वो इसमें प्रॉफिट बनाएंगे। मंडे को वो लॉन्ग शॉट देखिए आपका सिर्फ FIIs का 29,486 और 17,226। और जो लॉन्ग शॉट की टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, जो हम 2,21,000 शॉट्स पर पहुंच गए थे, अब हम सिर्फ 1.5 लाख शॉट्स पर आ गए हैं। पोजीशन भी मार्केट की बहुत इंटैक्ट है। लेकिन हमारा पैनल तैयार है, उनके पास चलते हैं। विपिन जी, दीपन मेहता है हमारे साथ, गौतम दुग्गड़ हैं और सुशील केडिया हैं हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, मैं आपसे शुरुआत करूँगा, क्योंकि चैनल पर आपने बहुत बोल्डली कहा था कि ये मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो क्या आपको ये नंबर्स पता थे? और दूसरी बात, क्या अब वो ऑल टाइम हाई अगले 15 दिन में लग जाएगा या थोड़ा वेट करना पड़ेगा? देखिए, नंबर्स पता तो विष्णु जी के सिवा शायद किसी को नहीं होंगे। ब्रह्मा जी को भी जब वर्क ऑर्डर मिलता है विष्णु जी की मर्जी से, तभी वो बना पाते हैं। ब्रह्मा को भी नहीं पता कल क्या होगा। पर हम मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट की मनस्थिति का विश्लेषण कर पाना चार्ट्स के द्वारा संभव है कि मार्केट कहां पोजीशनड है। तो जो अनुज, आपने भी इस कंसेप्ट को बहुत सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में कई बार कहा है, मार्केट की पोजीशनिंग। तो एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम पैनिक, एक्सट्रीम पेसिमिज्म, इंडेक्स के ऊपर उतनी चोट नहीं लगी थी इंडिविजुअल कैश के शेयरों में, ये मोदी फैक्टर वाले सेक्टर्स में, जहां 10 दिन से लगातार चेतावनी भी था कि 100 शेयर अब यहां बेचना नहीं है। तो देखिए, अडानी जैसी खराब खबर को बाजार पचा गया कि पोजीशनिंग ये थी कि ऑलरेडी बाजार को जितना डरना था डर चुका था। और अब ये जो रिवर्सल बन गया, यहां कोई ले ही नहीं पाएगा। मतलब जैसे बोले भाग्य बदल गया, समय बदल गया, पूरा एरा बदल जाएगा, वो बाजार का कलर ही चेंज हो जाएगा एक झटके में। तो अंडर बॉट मार्केट या जो लोग शॉर्ट को लेट करके फंसे हुए हैं, अगले 1000 पॉइंट तो वही लोग बढ़ा देंगे। जो आप कह रहे हो 400-500 पॉइंट ऊपर उछल जाएगा।
तो मार्केट की एनालिसिस करना, मार्केट की मनस्थिति की एनालिसिस करना मनुष्य के वश में है, और खास करके इलेक्शन जैसी चीज पे, मोहब्बत में, जंग में, क्रिकेट के मैच में, विष्णु जी के पता, मेरे मेरे हिसाब से किसी को नहीं पता है। तो मोटी बात है अनुज, कोई आंकड़े नहीं पता थे, पर बाजार की पोजीशनिंग समझ में आ गई थी। ओके, बिल्कुल। गौतम दुग्गड़ जी, थैंक यू सो मच, आपने भी सैटरडे को हमारे लिए समय निकाला। क्या होगा मार्केट में? क्या अब एक ये नई तेजी की शुरुआत होगी, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है अभी इस समय? अनुज, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये है कि जो बाजार करेक्ट हुआ है उसमें पॉलिटिक्स के अलावा बाकी भी फैक्टर्स थे। जो अर्निंग्स में एक मॉडरेशन हुआ था, अगर आप देखें अप्रैल से लेके अभी जो नतीजे खत्म हुए हैं सेकंड क्वार्टर के, निफ्टी के अर्निंग्स हमने करीबन 8% से कट किए हैं, फ्रॉम 1140 टू 1060 नाउ। और निफ्टी भी लगभग 10% करेक्ट हुआ है ऊपर से, राइट। ऑब्वियसली बाकी फैक्टर्स भी थे, एफआई सेलिंग, यूएस इलेक्शन, डॉलर इंडेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट द बिगर फैक्टर ऑलवेज इज द अंडरलाइंग फंडामेंटल्स व्हिच इज द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर था महाराष्ट्र इलेक्शंस को लेके, क्योंकि नतीजे उम्मीद से बहुत बेहतर है। इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई भी पार्टी पिछले 30-35 सालों में 200 से ज्यादा सीट लेके आए हैं। वोट शेयर 50% से ज्यादा है। अभी मैंने लास्ट 15 मिनट पहले देखा था, एनडीए का वोट शेयर 50% प्लस है। एंड ये 4 महीने में जो टर्न अराउंड हुआ है, बिकॉज लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे अगर आप सिर्फ एक सिंपल टिडबिट देखे कि कांग्रेस के 17 सीटें आई थी, सॉरी 13 सीटें आई थी लोकसभा में महाराष्ट्र से, अभी विधानसभा में 288 में उनकी सिर्फ 17 सीटें दिख रही है, या मे बी 18-19 होगी। सो बहुत बड़ा ये टर्न अराउंड हुआ है महाराष्ट्र में, और ये बहुत बड़ा स्टेट है। आफ्टर यूपी, महाराष्ट्र इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, 48 एमपीज यहाँ से जाते हैं। तो डेफिनेटली ये सेंटिमेंट को इम्प्रूव करेगा। और तीसरा, फ्रॉम ए इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, पहले 6 महीने में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जीरो ग्रोथ है। अगर आप टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखें, रेवेन्यू प्लस कैपिटल स्पेंडिंग इज एब्सोल्यूट जीरो ग्रोथ। और विद इन दैट कैपिटल स्पेंडिंग 15% डाउन है फर्स्ट हाफ में। अब इलेक्शन सारे हो चुके हैं, राइट। गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पहला 1-2 महीना गया, बाद में हरियाणा इलेक्शन आया, फिर अभी महाराष्ट्र झारखंड आया, सारी चीजें अब पीछे। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्पेंडिंग मशीनरी पे फोकस करे। कैपेक्स यहाँ से मुझे लगता है इंप्रूवमेंट होगा स्पेंडिंग में। तो जो नतीजे है यहाँ से कॉर्पोरेट अर्निंग, क्योंकि बाजार हमेशा आगे देखता है, तो फर्स्ट हाफ में अर्निंग्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 3 या 4% रही है निफ्टी की, और हमारे ब्रॉडर कवरेज की लगभग 5%। सेकंड हाफ यहाँ से इंप्रूव होता दिखता है। एंड लार्ज कैप में वैल्यूएशंस काफी फेयर हो गया है अभी। अगर आप FY26 निफ्टी देखते हैं, अभी 1240 रुपए का हमारा अनुमान है ईपीएस का, उस पे अभी निफ्टी केवल 18.5 से 19 टाइम पे है। अगर आप मान के चले कि यहाँ से भी 4-5% अर्निंग्स और कट होता है, 1240 की जगह अगर 1200 भी होता है, तो भी आप 19-19.5 टाइम, 20 टाइम्स के रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप अभी भी काफी एक्सपेंसिव लेवल पे ट्रेड कर रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से, अगर आप देखते तो हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो में बायस रहा है वो लार्ज कैप की तरफ रहा है, डोमेस्टिक सिक्लिकल की तरफ रहा है, प्राइवेट बैंक्स की तरफ रहा है, और आईटी की तरफ पिछले 6 महीने में। मुझे लगता है ये इलेक्शन के बाद थोड़ा बहुत एफआई सेलिंग में कमी आएगा, और जो इंडस्ट्रियल्स काफी करेक्ट हुए थे पिछले 3-4 महीने में, थोड़ा वहां पे रिकवरी होने की मुझे उम्मीद है। ओके, बिल्कुल। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल मैं मानता हूँ गौतम जी, कि मार्केट गिरा सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से नहीं था, लेकिन कई बार मार्केट में कारण कुछ और होता है, लेकिन ट्रिगर कोई सामने से दूसरा निकल कर आ जाता है। वो शायद हो सकता है कि उसमें वापस केपेक्स वगैरह का एक दोबारा एक उसमें तेज़ी आए और अर्निंग्स वापस इंप्रूव हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। दीपन मेहता को भी जोड़ते हैं। दीपन जी, गुड आफ्टरनून, आपका भी स्वागत है। सैटरडे को आपने टाइम निकाला। मंडे को क्या करेंगे, बाइंग या सेलिंग गैप अप पर? या गुड आफ्टरनून अनुज, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से सेंटिमेंट सर्टनली पॉजिटिव हो गए इस नतीजे की वजह से, लेकिन जैसे गौतम ने कहा, वी हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न अराउंड दी अर्निंग्स ग्रोथ, और अर्निंग्स ग्रोथ इस इलेक्शन की वजह से सुधरने वाले नहीं है। तो जो दो बड़े प्रॉब्लम्स थे, अर्निंग्स ग्रोथ जो स्लो डाउन हो चुकी थी और हाई वैल्यूएशन, ये दो जो इश्यूज है दैट डजंट गेट रिजॉल्व बाय दिस पर्टिकुलर इलेक्शन रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से आवर पोजीशन स्टिल रिमेन्स कॉशियस, और रैली में हम लोग बेचने का ही एडवाइस देंगे। आई नो आई एम इन द माइनॉरिटी ओवर हियर, पर हमारा व्यू काफ़ी समय से बेरिश रह चुका है, और ये जो कल हमने रिवर्सल देखी थी, आई डोंट थिंक इट इज़ सस्टेनेबल।
बट देखिए मार्केट है एंड आई हैव द राइट टू टू चेंज माय डिसीजन और माय स्ट्रेटजी। पर मेरे को नहीं लग रहा है कि इस लेवल से मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा। आई सी अ फर्दर डीपर करेक्शन इन द मार्केट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और सो। अच्छा ठीक है दीपन जी, चलिए इस पे एक हम बेट लगाएंगे आपके साथ, फिर मैं और आप थोड़ा सा क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम ऑल टाइम हाई पर जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ इस पर चलिए एक शो के बाद एक बेट लगाऊंगा। गौतम जी आप हंस रहे हैं, मैं आपसे भी बात करता हूँ थोड़ा सा इस पर, और लेकिन मैं एक बार सुशील के पास वापस जाता हूँ। सुशील जी, बैंक निफ्टी जिसने लगातार आउट परफॉर्म किया, जिसने लगातार अपने लोज को होल्ड किया, 200 डे मूविंग एवरेज, जिसको खैर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी उसको होल्ड किया, क्या बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई लगाएगा? अनुज, काश आपने ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछा होता, काश। तो उसी का जवाब, इसका पूछ जवाब, लिया है तो अब जवाब दे दीजिए। इसका जवाब इस तरह से है। हाँ, मतलब कुछ हो भी जाएगा, इसका ऑल टाइम हाई आ भी जाएगा, तो इसमें तेजी का दांव लगा के पैसे कमाना बहुत ज्यादा कठिन काम है कंपेयर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा आपको जो दुनिया भर के और सेक्टर्स में बनेगा। तो दूसरे सेक्टर्स में लगाने के लिए इनफ पैसा मिल जाएगा, यहां से वहां से कहां से, तब करेंगे। मतलब बैंक निफ्टी को हमारा प्रेफर्ड सेक्टर नहीं होगा, बट विद इन बैंक निफ्टी अनुज लगातार 10 दिन से हम ये मेंटेन करके बैठे, पीएनबी में 80% की रिटर्न, एयू बैंक यहाँ से 35-40% उछल जाएगा, या आपके बैंक ऑफ बड़ौदा 50-60% बढ़ जाएगा, पीएसयू बैंक जोर से स्पर्ट कर जाएंगे, छोटे वाले जितने भी बैंक से बढ़ जाएंगे, और ये आपके आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक, ये लार्जेस्ट 2 बैंक हताश कर सकते हैं। तो छल कपट होगा, पर लार्जली जब पूरे बाजार को ऊपर फटना है तो छोटे वाले बैंक्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे बैट से छक्का मारने वाले स्टॉक के चार्ट्स हैं, और दुनिया भर के बाकी के सेक्टर्स हमें ज्यादा सरल पैसा दिखता है। ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने ना थोड़ा क्लेश मचाया हुआ है। अच्छा गौतम जी, अब आपके उस पॉइंट पर वापस आता हूँ। एफआई की सेलिंग आपने कहा कि शायद थोड़ी कम होगी, हमने फ्राइडे को ही देख लिया, वो फ्राइडे को ही एफआई की सेलिंग कम थी और उन्होंने इंडेक्स में शॉर्ट्स भी अपने काटे और लॉन्ग भी थोड़े से ऐड करे। आप आई एम श्योर आपकी आपस में चंदन से और बाकी रामदेव सर से ही बात होती होगी। क्या यहाँ से, क्योंकि पोजीशनिंग मार्केट की इतनी ज़्यादा वीक है, इतनी ज़्यादा बेरिश है, और कुछ नहीं तो एक बार के लिए निफ्टी में 1000-1500 पॉइंट की रैली बनती है ना गौतम जी? से अनुज, आप जब 500,000 पॉइंट आजकल मूवमेंट होना बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप 25,000 के करीब निफ्टी पे बात कर रहे हैं, तो उस पे 500 और 1000 पॉइंट इज हार्डली 3-4%। तो वो हो भी सकता है, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग दैट। इसलिए आपने देखा कि थोड़ा बहुत बाजार को भी सेंस रहा था एग्जिट पोल्स के बाद। आई थिंक एक्सिस माई इंडिया का भी नंबर आया था डे बिफोर यस्टरडे, जहां उन्होंने करीबन 180-175 सीट्स का प्रेडिक्शन किया था फॉर महायुति। तो थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कल का जो मूव था बाजारों में, वो प्रीएम्प्ट कर रहा था महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट्स को। बट देखिए क्या होता है अनुज, ये स्टेट इलेक्शंस का जो दौर रहता है, ये 4-5 दिन बाजार में रेलेवेंट होता है। और आजकल इलेक्शन और बाकी बहुत सारी चीजें जो है ना, इसका न्यूज साइकिल बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, राइट? बिकॉज आप ये भी ध्यान रखिए कि जियो पॉलिटिक्स में भी काफी उथल पुथल हो रही है, और जिसका इम्पैक्ट सीधा बाजारों पे गिरता है, स्पेशली इन एफआई पोजिशनिंग। तो मेरे हिसाब से एक एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वो सस्टेन करने के लिए सबसे जरूरी है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आए। बिकॉज हम पहली बार देख रहे हैं पिछले 5 सालों में जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में आ रहा है। आपको याद होगा 2020 से 2024 में निफ्टी या ब्रॉडर मार्केट का अर्निंग सीएजीआर करीबन 24 से 26% था। अब इस साल 5% है और अगले साल का अनुमान हमारा 17% है। इसमें क्या हुआ है अनुज, एक एक जो अच्छी चीज ये हुई है, पिछला जो करेक्शन आया है 5-6 महीने से, जो बाजार एक रेंज में आ गया है, आज के डेट पे अगर आप देखते हैं तो ट्रेलिंग 3 ईयर बेसिस पे एज ऑफ यस्टरडेज क्लोजिंग निफ्टी हैज गिवन यू ओनली 11% सीएजीआर रिटर्न्स ऑन अ 3 ईयर बेसिस, जो कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 20 और 17% का सीएजीआर दिया है आज भी, अगर आप ट्रेलिंग 3 इयर्स देखते हैं। इसलिए मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि लार्ज कैप में आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गए अभी ये करेक्शन की वजह से। जैसे मैं देख रहा था 2Q FY25 के नतीजे के बाद कौन से ऐसे विनिंग स्टॉक्स या सेक्टर है जहां पे डिस्पाइट म्यूटेड रिजल्ट सीजन, बॉटम अप स्टॉक्स हैव डन वेल ऑन अर्निंग्स। सो चाहिए आप एसबीआई देख लीजिए, एमएनएम देख लीजिए, एलएनटी देख लीजिए, हर एक सेक्टर में ऐसे एक या दो स्टॉक जरूर आपको निकल के मिलेंगे जहां पे इंडिविजुअल बॉटम अप लेवल पे अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रही है। ट्रेंड हो, चाहे पेज इंडस्ट्रीज हो, मैनकाइंड हो,
every sector you have one or two such ideas where stocks have corrected and earnings have done well. So now थोड़ी रूम क्रिएट हो गई है वहां पे अपसाइड के लिए। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैक्रो लेवल पे कई सारे न्यूज फ्लो आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो ज्यादा दिन रेलेवेंट नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं, बहुत 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 सही बात कही आपने।